तो आज लेक्चर 9 है और लेक्चर 9 में आज हम फंडामेंटल राइट्स की नेक्स्ट सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आर्टिकल 15 से। ठीक है, 14 तक पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 14 कवर कर लिया था और इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल 15 से। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच, बात किसकी हो रही है? राज्य की। राज्य अपने नागरिकों के बीच, राज्य क्या करेगा? अपने नागरिकों के बीच। दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, एक राज्य है, एक नागरिक है। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, कितने आधार दिए? 1 2 3 4 5, 5 आधार दिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा भेदभाव। किनके साथ नहीं करेगा? अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और किन आधारों पर नहीं करेगा? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 15 इतने आधारों पर कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा अपने नागरिकों के साथ। और इन आधारों पर किसी भी नागरिक को, देखिए यहां पर ना नागरिक टर्म यूज हो रहा है, बार बार याद रखना, किसी भी व्यक्ति नहीं है। जैसे आर्टिकल 14 क्या था? किसी भी व्यक्ति, यानी कि वो विदेशियों के लिए भी था और भारत के नागरिकों के लिए भी उसमें जो प्रावधान दिए गए थे दोनों के लिए लागू होते थे। लेकिन आर्टिकल 15 केवल और केवल नागरिकों की बात करता है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 15 किसके लिए? केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, तो राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और इन आधारों पर, किन आधारों पर? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन आधारों पर। ठीक है, इन आधारों पर किसी भी नागरिक को, नागरिक की वर्ड यूज हो रहा है, किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कें, कुएं, तालाब, स्नानाघाट, सार्वजनिक भोजनालय आदि, यानी कि इनके साथ साथ और बहुत सारे सार्वजनिक स्थल हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल है 5 के प्रयोग से नहीं रोका जाएगा। लेकिन इसके 5 अपवाद हैं। क्या क्या अपवाद हैं? महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन किसके? इनके पक्ष में। कौन से? ये 5 लोग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। इनके पक्ष में भेदभाव की बात हो रही है। भेदभाव की बात कैसी हो रही? पक्ष वाली बात। इन 5 लोगों के पक्ष में राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकता है। अगर वो चाहे तो, मान लीजिए स्नान घाट है, ये स्नान घाट में सभी लोग स्नान कर रहे हैं, तो राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए एक अलग से स्नान घाट बना सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, इनके पक्ष में भेदभाव कर सकता है। पुरुषों को एक अलग से स्नान घाट बना दे जिसमें सिर्फ महिलाओं को अलाउ करे, पुरुषों को वहां जाने से मना कर सकता है। तो भेदभाव तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन किसके पक्ष में हो रहा है? महिलाओं के पक्ष में हो रहा है। इसी प्रकार से राज्य बच्चों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए तथा पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, इनके पक्ष में कुछ प्रावधान बना सकता है। ऐसी आज़ादी देता है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में फिर से बता दूं, किसकी बात हो रही है? राज्य की बात हो रही है। और राज्य क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। किसके साथ नहीं करेगा? अपने नागरिकों के साथ नहीं करेगा। 5 आधार दिए हैं कि किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसके 5 अपवाद भी दिए हैं। देखिए, भेदभाव के 5 आधार दिए हैं और 5 अपवाद भी दिए हैं। और ये 5 आधार क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। ये याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही आता है क्वेश्चन। ठीक है ना। और 5 इसके अपवाद भी दिए, महिलाएं, बच्चे, SC ST और OBC। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 93वां संविधान संशोधन हुआ 2005 में। इसके तहत क्या किया गया? भारत के संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया और इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्य, किसकी बात हो रही? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, किन पिछड़े वर्गों के लिए? जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्था में नामांकन में आरक्षण,
एजुकेशन जो जो सिस्टम है ना, जो शिक्षण संस्था है आपकी, उस पे आरक्षण का प्रावधान है, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है ना। शिक्षण संस्था में जो आपका आरक्षण है वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 93वां संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से इसको जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है, ऐसी शक्ति प्रदान की गई आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में। और राज्य चाहे तो ये जो आरक्षण है ये निजी और सार्वजनिक दोनों शिक्षण संस्थानों में कर सकते हैं। देखिए आगे स्पष्ट किया गया है कि निजी और सार्वजनिक सभी शिक्षण संस्थानों के लिए लागू होता है। निजी जितने भी शिक्षण संस्थान है और सार्वजनिक सब पे लागू किया जा सकता है, लेकिन इसका एकमात्र अपवाद है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था। लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था में आप आरक्षण जैसे प्रावधान लागू नहीं कर सकते, ये एक इसका मात्र अपवाद है। ठीक है, तो भारत में आरक्षण कहाँ कहाँ है, 3 जगहों पर आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ये शैक्षिक संस्थानों पे आरक्षण की बात हो रही है। तो एक तो हमें पता चल गया कि एक जो आरक्षण दिया हुआ है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में है, और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत जो जो आरक्षण दिया गया शैक्षिक संस्थानों में दिया गया। तो और देख लेते कहाँ कहाँ पे। राजनीति में आरक्षण है, राजनीतिक संस्थानों में आपको आरक्षण दिया गया है, सेवाओं में सर्विसेज में मतलब नौकरियों में आरक्षण है, तथा शिक्षा संस्थाओं में। शिक्षा संस्थाओं में हमें आर्टिकल 15 क्लॉज में दिया गया है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थान में आप राज्य चाहे तो आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था में इसकी मनाही है। ठीक है, और संसद ने क्या किया है कि इसी के आधार पर, किसके आधार पर, 93वां संविधान संशोधन 2005 किया गया, जिसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया। तो इसी के आधार पर संसद ने क्या किया, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया। 2005 में 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया, 2006 में कानून ला दिया गया। उसी के सपोर्ट में, उसी आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को इम्प्लीमेंट करने के सपोर्ट में अधिनियम लाया गया, कानून लाया गया, एक विधि स्थापित की गई न्यायालय के द्वारा। और इसके द्वारा क्या किया, पिछड़े वर्गों के लिए स्पष्ट कर दिया, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की बात हो रही है। पिछड़े वर्ग का मतलब है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनकी बात है हो रही है। इसी को ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण को लागू किया गया। अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 में आया, और इसने क्या किया, जो 93वां संविधान संशोधन है और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को चुनौती दी, और संसद के कानून को, ये जो कौन सा कानून, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2006, इसको 3 चीजें, 93वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और संसद के कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती दी, लेकिन संसद ने कहा कि भैया ये वैध हैं, सही है, इनको गलत नहीं ठहरा, इनको सही ठहरा दिया। इसके बाद आरक्षण से संबंधित एक और प्रावधान आता है किसके 2019 में, ठीक है ना, 103वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया, संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया। अभी तक 15 क्लॉज 5 था जो 2005 में जोड़ा गया था, अब 2019 में 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया। और इसके द्वारा आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए, कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा संस्था में नामांकन में आरक्षण का प्रावधान किया गया, 10% का प्रावधान किया गया इन लोगों के लिए। ठीक है ना, तो 2019 में 190 संविधान संशोधन के माध्यम से 15 क्लॉज 5 जोड़ा, और जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। अभी तक किनके था, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए था। 2005 में जो 93वां संविधान संशोधन किया गया उसके तहत तो ओबीसी को भी दिया जाने लगा, लेकिन अब 2019 से क्या किया जाने लगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% का रिजर्वेशन शिक्षा संस्थानों में सुनिश्चित कर दिया गया। ठीक है ना,
तो देख लीजिए EWS के लिए एजुकेशन सिस्टम में यानी कि शिक्षण संस्थानों में भी अब रिजर्वेशन है, ये बात यहाँ से कंफर्म हो गई। ये प्रावधान कहाँ पर है? 15 क्लॉज 6 में पूछ लेता है, एग्जाम में आता है, IAS के एग्जाम में आ चुका है, PT में, देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 देखते हैं। राज्य के अधीन नियोजन में अवसर की समानता होगी। ये कह रहा है कि जितनी भी सरकारी नौकरी है ना, उन सभी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। अर्थात जब राज्य इन नौकरियों के लिए अवसर देगा तो सभी लोगों को समान रूप से देगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उनको समान रूप से अवसर होंगे। रिजर्वेशन जो दिया है, देखिए समान और असमान वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा। समान जनों के साथ समान व्यवहार और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार, तो ये रिजर्वेशन में जो आरक्षण आ जाता है उसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना। तो राज्य जब सरकारी नौकरी निकालेगा ना नियोजन में, राज्य के अधीन नियोजन में, तो अवसर की समानता होगी, है ना। सभी लोगों को अवसर दिया जाएगा, किसी एक को दिया जाए और किसी एक को प्रतिबंधित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य के अधीन, देखिए राज्य के अधीन की बात हो रही है, राज्य के अधीन नियोजन में नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति या जन्म स्थान और निवास, देखिए निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कितने आधार दिए भेदभाव के? धर्म को भेदभाव का आधार दिया, मूल वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास, 7 आधार दिए। इसके पहले वाले में कितने थे? 5 आधार थे, जिसमें से 5 अपवाद भी थे। ठीक है ना। कहाँ गए ये? गए, हाँ, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 आधार थे आर्टिकल 15 क्लॉज 15 में। ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? 7 आधार दिए नियोजन के लिए, कि राज्य के अधीन नियोजन नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य इतने आधार पर नौकरी देने में भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल आगे और स्पष्ट करता है, इतने में नहीं चुप हो जा रहा। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है कि संसद कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। कह रहे अगर संसद चाहे तो किसी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए ना वहाँ के निवासियों को उसके लिए विशेष प्रायोरिटी दे सकती है। यही इसका मतलब निकल के आ रहा है कि संसद का निवास को किसी क्षेत्र पर रोजगार बनाने की शर्त का मतलब होता है कि भैया अगर आप उस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं तो आपको उस क्षेत्र में सरकारी नौकरी में अप्लाई करने का अधिकार नहीं होगा। एक तरीके से वहां के लोगों को विशेषाधिकार दे दी गया। ठीक है ना। तो ये काम कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। चाहे संसद तो ऐसा करके ला सकती है। और देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में क्या कह रहे हैं? निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसके आगे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जोड़ दिया गया। देखिए कंट्राडिक्शन तो कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? बना सकती है, कुछ शर्तें लागू कर सकती हैं। ठीक है ना। भेदभाव फिर भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ शर्त की बात हो रही। शर्त एक अलग चीज होती है और भेदभाव एक अलग चीज होता है। ठीक है ना। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण किया जा सकता है। ये है आपका ओबीसी का रिजर्वेशन का प्रोविजन, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसके तहत सरकारी नौकरी में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। ठीक है। नागरिकों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, है ना, नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग। तो ओबीसी को जो रिजर्वेशन है किसके तहत है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत। सरकारी नौकरी में ओबीसी को जो 27% का रिजर्वेशन है वो 16 क्लॉज 4 के तहत दिया हुआ है। ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेता है और रैंडमली भी लोग पूछ लेते हैं आपसे। तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है ना,
कि ओबीसी को कहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है सरकारी नौकरी में? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, ठीक है। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। अगर कोई धार्मिक संस्था से संबंधित पद है और वो सरकारी पद है, तो उस धर्म के व्यक्ति को ही उस धार्मिक पद पर विराजमान किया जाएगा। जैसे जब आर्मी में जाएंगे तो आर्मी में पुजारी हुआ करते हैं, मंदिर वंदिर सब हुआ करते हैं, तो आर्मी में पुजारियों की भर्ती निकला करती है, पुरोहितों की निकला करती है। तो हिंदू धर्म में सिर्फ उसमें हिंदू ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू अप्लाई कर सकता है, ऐसा प्रोविजन उसमें बनाया गया है। कोई मुस्लिम या सिख चाहे तो उस पुजारी के पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब यह कि धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 देखिए, पिछले वर्गों के आरक्षण का प्रावधान करता है, यह स्पष्ट कर दिया आगे। पिछड़े वर्ग में कौन शामिल है? पहला क्वेश्चन कि भाई पिछड़े वर्गों के आरक्षण की तो बात करता, लेकिन पिछड़े वर्ग में आता कौन है ये भी तो बताइए। इसको जानने के लिए क्या किया गया 1953 में, 1953 में क्या किया गया, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग आया। एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में, ठीक है। प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे, कालेलकर थे, ठीक है। और ये किनके कार्यकाल में आया था? नेहरू के कार्यकाल में। भाई देश आजाद हुआ था, नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में आएगा, सीधी सी बात है। तो 1953 में ये बात जानने के लिए कि पिछड़े वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है, पिछड़ा वर्ग आयोग का, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कालेलकर थे। और आरक्षण का इसने आधार बताया क्या? इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट में इसने बताया आरक्षण का आधार जाति को बताया। कहा कि भारत में ना जाति पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है। सामाजिक पिछड़ापन से मतलब होता है कि जाति के आधार पर कोई व्यक्ति ऊंच या नीच सम्मान का पात्र बनता है या असम्मान का पात्र नहीं बनता है। जो पिछड़ापन है ये हुआ। जैसे एक व्यक्ति है और अगर वो ब्राह्मण वर्ग से है, भले ही वो गरीब हो, लेकिन उस गांव में उसकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा होगी। और उसी गांव में एक व्यक्ति अगर वंचित वर्ग से, दलित वर्ग से है, ठीक है, अगर वह दलित है और भले ही वो बहुत पैसे वाला हो, बहुत रईस हो, बहुत पैसे वाला हो, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, इसके बावजूद भी उस व्यक्ति को उतना ज्यादा सम्मान नहीं होगा, उसका अपमान ही होगा। जितना जितना ज्यादा सम्मान उस ब्राह्मण का होगा ना, उतना ज्यादा उसका कभी नहीं होगा। उसको अपमान, वंचना, प्रताड़ना, दुनिया भर की चीजें झेलनी पड़ती है। इस चीज को कहा है कि ये है भारत के समाज में सामाजिक पिछड़ापन, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई आरक्षण का आधार जाति को बनाया जाए, क्योंकि जाति के आधार पर समाज पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो हुआ 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया। अच्छा, नेहरू जी को ये रिपोर्ट दी, तो इसने क्या किया, नेहरू जी ने ये रिपोर्ट अस्वीकार कर दी। इसने कहा कि भाई अगर आपको आरक्षण देना तो जाति के आधार पर बनाइए। हम तो बता रहे हैं पिछड़े वर्ग का मतलब है कि जाति पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन। तो नेहरू जी ने मना कर दिया, क्योंकि भाई देश नया नया आजाद हुआ था और देश ने विभाजन की त्रासदी देखा था। देश में हिंदू मुस्लिम का विभाजन, हिंदू मुस्लिम को काटने मारने पर उतारू थे, मुस्लिम हिंदुओं पर काटने को मारने पर उतारू थे और हिंदू मुस्लिम पे बहुत भयंकर त्रासदी थी। तो देश क्या हो गया था, हिंदू मुस्लिम में बंट गया था। और नेहरू जी ने सब कुछ देख रखा था। तो नेहरू जी नहीं चाहते थे कि फिर से वही चीज, एक नई समस्या खड़ी हो। तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई साहब, भारत को ना अब और नहीं बांटना है। तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन किसी एक व्यक्ति के रुक जाने से क्या यात्राएं थोड़ी रुक जाती हैं, क्या राजनीति थोड़ी रुक जाती है, क्या भविष्य में होने वाले परिवर्तन रुक जाएंगे? ऐसा नहीं होता है।
तो राजनीति में एक क्रम चलता रहा और 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया और इस द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे बीपी मंडल थे। और इस दौर में 1979 से शुरू होती है आपकी मंडल और कमंडल की राजनीति। इन्हीं बीपी मंडल को बोला जाता है मंडल की राजनीति। मंडल की राजनीति का मतलब है आरक्षण की राजनीति और कमंडल की राजनीति का मतलब राम मंदिर का मुद्दा जो शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू होता अच्छा खासा बढ़िया माहौल बन जाता है, मंडल और कमंडल की राजनीति पूरा राष्ट्र इस राजनीति के चपेट पे आ जाता है और अभी भी आ रहा है, अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। राम मंदिर बन गया तो क्या हुआ, लेकिन कमंडल की राजनीति थोड़ी बंद हुई है। राम मंदिर बन गया, मुद्दा लोगों को लगा खत्म हुआ, लेकिन नहीं खत्म हुआ। और मंडल की राजनीति वैसे अभी भी चल रही है, बेशक लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया हो तो क्या हुआ। तो मंडल और कमंडल की राजनीति अभी भी चल रही है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। और उस समय भारत में जो प्रधानमंत्री थे ना वो गैर कांग्रेसी थे। देखिए नेहरू जी कांग्रेसी थे, इसके बाद गैर कांग्रेसी आई जनता पार्टी के थे मोरारजी देसाई। तो इनके समय में आयोग का गठन किया गया और आयोग ने 1980 में क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट ने भी यही कहा कि भैया आरक्षण का आधार जाति को बनाया जाए। तो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की सरकार बनी जिसमें वीपी सिंह क्या थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। और 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को 27% का आरक्षण लागू कर दिया गया। तो देखिए ओबीसी को आरक्षण कब लागू किया गया, 1990 में। कितने परसेंट, 27%, 27% का आरक्षण ओबीसी को दे दिया गया। कब दिया गया, 1990 में। किसकी सिफारिश के आधार पर, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर। उसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल थे। बीपी मंडल जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, उनकी सिफारिश के आधार पर, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन दे दिया गया, ठीक है। कब से शुरू हुआ, 1990 से, वेरी इंपॉर्टेंट। और 1991 में, अभी यहीं तक राजनीति नहीं रुकी। देखिए एससी के लिए ऑलरेडी, एससी के लिए था 15%, ठीक है। एसटी के लिए था 7.5% का रिजर्वेशन। कुल कितना हो गया, 22.5%, ठीक है। और वीपी सिंह आए, इन्होंने 1990 में क्या कर दिया, 27% का इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया ओबीसी को। तो ये कुल कितना हो गया, 49.5%, ठीक है। ये हो गया 49%। तो कुल आरक्षण कितना हो गया, 49.5% एग्जिस्ट कर गया। अब 1991 में क्या हुआ, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने और इसी समय भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। नरसिम्हा राव के समय में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा कार्य समय काल है। और इसी से वो 1992 में, 1992 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और जो विश्व में दो गुट होते हैं उनमें से दो गुट में से एक गुट बचता है, यूएसएसआर खत्म होता है और अमेरिका बचता है। और अमेरिका की जो विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा, पूरे विश्व में फैल जाती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। आगे के कुछ ऐसे लेक्चर जब आगे पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट, जब आईआर पढ़ना पड़ता है तो वहाँ पे सब कुछ कनेक्ट करना पड़ता है कि इसी समय पे पैरेलल पूरी दुनिया में क्या चल रहा था। आपके देश को बस नहीं, सबको कंसीडर किया जाता है, क्या क्या चीज़ें चल रही थी सब देखा जाता है। तो फिर से आते हैं लौट के टॉपिक पे। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर आपके बनते हैं और ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 10% का आरक्षण लागू कर देते हैं। तो अब आरक्षण कितने हो गए, देखिए इसके पहले था 49%। तो इन्होंने लगा भाई मैं आया और मैं भी लागू कर दूं तो मैं अब जीतूंगा, ईबीसी को क्यों छोड़ा जाए। तो इन्होंने क्या किया, 10% का और जिसे
हाँ, अब वर्तमान समय में 103वां जो संविधान संशोधन किया गया 2019 में, जिसे हम ईडब्ल्यूएस बोल दिए हैं, उसी को ईबीसी कहा गया था, वही इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। और हमने ईडब्ल्यूएस कह के क्या कर दिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। सब एक है, ये 10% अभी भी दिया गया, तब भी 10% की बात की गई थी। आरक्षण को लागू कर दिया गया और कुल आरक्षण कितना हो गया, 59.9%। ठीक है। और इस आरक्षण के बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में इंदिरा साहनी केस आता है और आरक्षण की व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है। और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या किया, ये देख लेते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस में अपना निर्णय दिया। पहला निर्णय था, पहला ऑर्डर क्या था कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है। ये कहा जा रहा है, इंदिरा साहनी ने कहा कि इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय कि अगर कोई ये व्यक्ति सोचे कि आरक्षण कर दिया जा रहा है तो आरक्षण, जिन वर्गों को आरक्षण कर दिया उनका तो भला, लेकिन जो वर्ग बच गए उन लोगों को जो अवसर की समानता दी गई थी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में, कि वो पूरी नहीं हो रही। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में कह रहा है कि अवसर की समानता, राज्य अपने नागरिकों के बीच नियोजन में अवसर की समानता करेगा और धर्म, मूल, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसी बातें करे। तो कह रहा है ऐसा नहीं है कि अगर आरक्षण कर दिया गया तो अवसर की समानता खत्म हो गई, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में वितरण मूलक न्याय के संबंध में आनुपातिक समानता को स्वीकार किया गया। आनुपातिक समानता का मतलब होता है कि भाई साहब ना, एक रिक्शा चालक और अंबानी के साथ एक समान का व्यवहार, ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता कि अगर 5 किलो राशन आप रिक्शा चालक को बांटो तो 5 किलो राशन उस अंबानी को भी बांटने चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। अनुपातिक समानता की बात होगी कि एक को दिया जाएगा और एक अगर सक्षम है तो उसको उन चीजों से थोड़ा सा परहेज बरता जाएगा। ठीक है ना। तो वितरण मूलक न्याय के संबंध में अनुपातिक समानता को स्वीकार किया गया, इसीलिए अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है। दूसरा, जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय। क्यों कह रहा है? क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो मुख्य पिछड़ापन क्या है, सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं। कह रहे अगर आपको लग रहा है आर्थिक पिछड़ापन है और आप किसी व्यक्ति को समृद्धशाली बना देंगे तो समाज में रिस्पेक्ट पा जाएगा, कह रहे ऐसा नहीं है। कहे आप किसी दलित वर्ग को कितना भी पैसे वाला, कितना भी आर्थिक रूप से संपन्न बना दीजिए, लेकिन समाज में दलित के नाम से पुकारा जाएगा और उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन इन लोगों के बराबर कभी समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जाति के आधार पर ये लोग बड़े हैं, इनको पूजनीय माना जाता है और इनको पिछड़ा माना जाता है। तो कहे पिछड़ापन मुख्य रूप से आर्थिक नहीं है, मुख्य रूप से पिछड़ापन है सामाजिक पिछड़ापन। इसलिए जाति को आधार बनाना उचित है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तीसरा, पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से, कह रहे क्रीमी लेयर जो है को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा भाई, जो लोग साधन संपन्न हो चुके हैं पिछड़ी जाति के, उन लोगों को काहे को आरक्षण देना। हमने तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बोला था, तो पिछड़ी जाति में जिन जिन लोगों ने साधन संपन्नता प्राप्त कर ली, जो मलाईदार लोग हो गए, क्रीमी लेयर, लेयर कौन सी है, क्रीम की लेयर, उसी को बोला क्रीमी लेयर। तो जो मलाईदार लोग हैं उन लोगों को क्या आरक्षण देना है यार, उन्हें हटाओ ना। जो लोग अब बचे हुए हैं, शोषित है, वंचित हैं, अभी तक विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, इन लोगों के लिए आरक्षण है। सड़कों के किनारे पड़े हैं, न घर है, न द्वार है, न रहने को कोई जगह है, न जीने का ठिकाना, न मरने का कोई ठिकाना। अरे भैया, ऐसे लोगों को आरक्षण दो ना। उन्होंने बोला नहीं भाई, पिछड़ी जाति में जो व्यक्ति ना क्रीम की लेयर बन चुके हैं उन लोगों को तो भाई साहब आरक्षण नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चौथा बिंदु में कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, और अगर होगी तो केवल और केवल असाधारण परिस्थितियों में होगी। ठीक है ना। देखिए स्पष्ट किया है कि 50% से अधिक सीमा नहीं होगी, और होगी तो असाधारण परिस्थिति में होगी। और जब सर्वोच्च न्यायालय 50% की सीमा आरक्षण निर्धारित करती तो 10% का नरसिम्हा राव ने क्या किया था, ईडब्ल्यूएस के लिए
ईबीसी के लिए जो आरक्षण दिया था वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सीमा क्या कर दी गई, 50% निर्धारित कर दी गई थी। आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति में लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ जब नियुक्त किए जाएंगे उस समय आरक्षण दिया जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। इंदिरा साहनी केस में यह कहा गया। और आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू कहने की बात करें कि भैया अगर आरक्षण की व्यवस्था एक बार लागू हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि अनंत काल तक लागू रहेगी। इस पर सर्वोच्च न्यायालय को राइट हो, जब चाहे इसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और अपने मत को बदल सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का ये मतलब होता है कि आपने कोई निर्णय दिया और अब आपको लगता है कि भाई साहब इसकी प्रासंगिकता खत्म हो रही है और जो प्रासंगिक है वो पीछे छूटा जा रहा है, तो न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन करे और उसे समय की मांग के अनुसार उसमें परिवर्तन सुनिश्चित कर दे, ठीक है। तो आरक्षण को लेके इतनी सारी चीजें थी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अच्छी ना लगी हो, समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, जो बचा कुचा है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।